गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में 3 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ये इतनी इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप कम से कम इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें और इनको रिवाइज करते रहें। चलिए, अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, कि किस प्रकार से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हनी बीज, अर्थवॉर्म, ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को बेटर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें पेस्ट की, अगर हम पेस्ट की बात करते हैं तो पेस्ट से क्या हैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और माइक्रोब्स, ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर बैड इफ़ेक्ट डालते हैं। दूसरा है एबायोटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमेटिक कंडीशंस और नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल, वाटर और एयर, ये क्या हैं कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते ही करते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन में अगर मिल जाए टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मिनरल न्यूट्रिएंट, तो ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का भी काम करते हैं। मतलब फ़ायदा भी है और नुकसान भी। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे बच्चों, व्हाट आर दी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स। व्हाट आर दी डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो आपको डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में बताना है जिससे हमारी क्रॉप इम्प्रूव हो सके। तो मैं आपको बता दूं, जो सीरियल क्रॉप्स हैं तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, ड्वार्फनेस, मतलब हाइट में छोटा होना चाहिए। अगर प्लांट्स अगर छोटा होगा तो क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स कैरी कर पाएगा। नंबर 2, अगर फॉडर क्रॉप्स अगर हमें उगाने हैं तो डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, टॉलनेस होना चाहिए, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होनी चाहिए, मतलब ब्रांच भी होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या मिल सके, एनिमल्स को खाने के लिए पत्ते प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही क्यों कहा जाता है। लगभग मैं आपको बता दूं 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए अति आवश्यक होते हैं, और उनमें से जो 13 न्यूट्रिएंट्स हैं, 13 न्यूट्रिएंट्स, अमंग दीज 13 न्यूट्रिएंट्स, उसमें से 6 हैं जो लार्ज क्वांटिटीज़ में आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड बाय प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। सोर्स क्या है, एयर। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन सॉइल से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये याद रखना है बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है कि भाई कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। आपको कंपेयर करना है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रह सके। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैन्योर है वो प्रिपेयर होता है किसके थ्रू, डिकम्पोजिशन के थ्रू। मतलब जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है, प्लांट वेस्ट होता है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होती है, जो मैन्योर वहाँ पर बनता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती है, लेकिन ये हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है। वहीं फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइज़र का उपयोग कमर्शियली किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, मतलब बनाया जाता है, इनको बेचा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, इंश्योर करते हैं सॉइल फर्टिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम, ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स नॉर्मली अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, जो कि हमारी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर अमाउंट में दिया जाए तो ही फ़ायदा करेंगे। अगर ज़्यादा अमाउंट में डाल दिया जाए या कम डाल दिया जाए
तो हमारी जो प्लांट्स है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ना ही हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो पाएगी। तो इसमें अगर पूछा जाए मैन्योर और फर्टिलाइज़र में सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है, मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो आपका जवाब होगा मैन्योर। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे बच्चों, वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स प्रीफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। हम प्रिवेंटिव मेजर्स और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का उपयोग क्यों करते हैं हमारी क्रॉप प्रोटेक्शन करने के लिए? तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इज़ ट्रू फॉर द प्लांट ऑल्सो। मतलब अगर देखा जाए प्लांट में भी अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो वो क्या है, क्योर से बेटर है। जैसे कि प्रिवेंशन आ जाता है स्प्रेइंग ऑफ हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, ये सारे के सारे क्रॉप फील्ड में हम क्या करते हैं, इनको उपयोग में लाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारी क्रॉप प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं और पॉल्यूशन भी फैला सकते हैं, जिससे जो सीड बेड जो प्रिपरेशन है, टाइमली शोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटर क्रॉपिंग है, कॉर्पोरेशन एंड एडिशनल एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा, हमारी जो फसल है वो अच्छी नहीं होगी। और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे, विच मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एनीवे एंड वाई। तो देखो कैटल ब्रीड्स की अगर बात करें उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, तो नॉर्मली जो मेथड है वो है क्रॉस ब्रीडिंग के तहत हम क्या करते हैं, कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया मिल्च एनिमल, एग्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स। जैसे एग्जांपल क्या है, जर्सी, ब्राउन स्विस, इनको हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो लंबा होता है। वहीं लोकल ब्रीड ले लिया हमने, रेड सिंधी या साहिवाल, तो ये क्या है, एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीजेज। तो मतलब जो बीमारियों से ज़्यादा ये क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं। तो इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दिया तो जो नया जो एनिमल होगा तो उसमें ये डिजायर क्वालिटीज़ दोनों की देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करना। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसके बारे में कुछ बताना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडियाज़ मोस्ट efficient converter to low fiber food stuff which is unfit for human consumption into highly nutritious animal protein food। देखिए अगर ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो पोल्ट्री जो फार्म है इंडिया के अंदर वो बहुत ही अच्छा क्या है, एफिशिएंट कन्वर्टर कहा जाता है, क्योंकि जो लो फाइबर जो फूड स्टफ होता है उसको हम हाईली न्यूट्रिटियस एनिमल प्रोटीन फूड के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अंडर जो पोल्ट्री जैसे कि बर्ड्स, हम क्या करते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, हम एंड ब्रोकन ग्रेन्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमंस बट दीज बर्ड कंज्यूमिंग सच वेस्ट प्रोवाइडिंग अस विद एग एंड मीट। मतलब अगर मान लीजिए हमें पता है कि जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है और जो अनाज मतलब टूटे हुए होते हैं उनका उपयोग हम अपने कंजप्शन के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हम उनका उपयोग बर्ड्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बर्ड्स हैं हमें क्या दे सकती हैं, एग और मीट दे सकती हैं। तो इस प्रकार से हाईली जो न्यूट्रिटियस जो एनिमल हैं वो हमें प्रोटीनियस फूड क्या है, देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से था। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, कि वाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग। कॉमन बताना है आपको, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग में कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। फूड रिक्वायरमेंट, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर फैसिलिटीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एंड डिजीजेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपस में कॉमन होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का भाई, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट। तो ब्रॉयलर और लेयर में डिफरेंस बताना है। ब्रॉयलर का उपयोग मीट पर्पज़ के लिए होता है और वहीं लेयर का उपयोग एग प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ब्रॉयलर जो चिकन है उनको विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड क्या है, दिया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, और बेटर फीड एफिशिएंसी एंड केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फीदरिंग क्वालिटी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई ब्रॉयलर जो चिकन्स होते हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड खिलाते हैं ताकि
उनके जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ेगी और मोर्टेलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ताकि हम उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, मीट की फॉर्म में कर सकें। वहीं लेयर की अगर बात की जाती है तो लेयर्स वालों को क्या किया जाता है कि स्पेसिफिक डाइट दी जाती है। जो ब्रॉयलर से क्या है, रिक्वायरमेंट इनकी क्या होती है, सिंपल होती है, कम होती है, ज़्यादा इनको फूड नहीं दिया जाता है। ज़्यादा फूड अगर देंगे तो ये हैवी हो जाएंगे, और हैवी होंगे तो क्या है, ब्रॉयलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कल भी हम 10 क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे 3 मार्क्स के, तो परसों भी हम 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आपकी आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, और आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगे। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।